हेलो दोस्तों, तो मैंने जैसे आप लोगों से कहा था कि हम PYQs करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि 2024, 23 एंड 22 एंड 21 एंड 20 का हम PYQ कर लें। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पेपर 2, क्योंकि पेपर 2 अगर हम कर लेते तो पेपर 1 में भी हम कुछ सिमिलरिटी देखते, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट और मैथमेटिक्स, और जैसे EVS को छोड़ के हम साइंस एंड SST वगैरह। तो हम ऐसा कोशिश करेंगे कि हम पहले पेपर 2 को करें और विदिन अगर हमें टाइम मिलता है तो हम पेपर 1 भी करेंगे। तो पेपर 1 वाले बच्चे, पेपर 2 वाले बच्चे बहुत इस पर ज़्यादा फोकस रहेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि हम इसमें बताएंगे कि स्ट्रेटेजी क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो आप सभी मेरे साथ साथ चलिएगा और ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या क्या समझा रही हूँ इसमें, ठीक है ना। और मैं क्यों PYQs करा रही हूँ, क्योंकि PYQs करने से हमें समझ में आएगा कि क्वेश्चन के स्टैंडर्ड क्या है, क्वेश्चन पूछता है कैसे है, क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। आज के इस वीडियो में हम CSET पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से सॉल्व करेंगे, ताकि आप सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में इजीली क्रैक कर सको, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगी। और हमें पता है कि इस टाइम ऐसा चल रहा है कि हाँ, अब CTET के एग्जाम है और समझ भी नहीं आ रहा बहुत सारे बच्चों को कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। मैं इस वीडियो में मैं आपको 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन करा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 50 to 100 करा देंगे एंड नेक्स्ट उसके बाद हम थर्ड वाले वीडियो में 100 से 150 कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और देखिए कि सॉल्व कैसे करते हैं। मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट वुड एडवोकेट्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करते चलना है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन एग्रीज विथ। आपको पता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इसकी थ्योरी है वो किसकी थ्योरी है, आप लोगों को याद होगा। चलिए आप सभी बताइए किसकी थ्योरी है ये। तो ये आपकी थ्योरी है डेवी की, है ना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जॉन डेवी की। तो ये किस पे स्ट्रेस डालते हैं कि एक्सपीरियंस हो एंड एनवायरनमेंट नॉन फिक्स नेचर हो, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन पढ़ते हैं हम पहला, चिल्ड्रेन आर अ डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेट दैट होल्ड इम्पोर्टेंस बिकॉज ऑफ व्हाट दे वुड बिकम एज एडल्ट्स रेदर देन व्हाट दे आर एज चिल्ड्रेन। तो आप बताइए, इसमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तो बात हो ही नहीं रही, तो हम ऑप्शन ए काट देंगे, ठीक है। ऑप्शन बी पढ़ेंगे, चिल्ड्रन आर नेचुरली गुड एंड सोसाइटी करप्ट देम। अच्छा, ऐसी बात है क्या सोसाइटी इतनी बुरी होती है कि करप्ट कर देती है? तो ये क्वेश्चन तो समझ में आपको पढ़ते के साथ आ रहा है कि नेगेटिव है। और जिन बच्चों को हिंदी समझ में नहीं, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, उनके लिए मैंने हिंदी का भी यहाँ पे फॉर्मेट रखा है। ये सेम क्वेश्चन है जो CTET ने अपने वेबसाइट पर डाला था कि क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 2024 में, ये है आपका सेट डी, ठीक है ना। तो आप सभी ध्यान देना इस पे क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जा रहा है। तो आप हिंदी, अगर इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम तो हिंदी देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, चिल्ड्रन आर नेचुरली अनसिविलाइज्ड। अच्छा जी, एंड सोशलाइजेशन इज नेसेसरी टू मेक देम मोरल ह्यूमन बीइंग। अच्छा, ऐसा है क्या, नेचुरली वो अनसिविलाइज्ड होते हैं? तो ये ऑप्शन भी लग रहा है कि नहीं, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं हो रही प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। तो देखिए ऑप्शन 4 पढ़ते हैं, चिल्ड्रन आर बोर्न इन अ सोशल कल्चर इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट एंड दिस बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसेस देयर डेवलपमेंट। हाँ, देखिए इसमें कितनी अच्छी बात कह रही है कि चिल्ड्रन आर बोर्न सोशल कल्चर इकोनॉमी कॉन्टेक्स्ट एंड दिस बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसेस देयर डेवलपमेंट, दैट्स वाई ना प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है ना। तो ए फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम दें, इसलिए जल्दी से बताना भी है और आप लोगों को समझाना भी है कि कैसे हम एग्जाम में अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तब भी हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंजेस इन इमोशन, सेल्फ परसेप्शन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विथ फैमिलीज, पियर्स एंड फ्रेंड्स आर स्टडीड अंडर। तो आप बताइए क्या होगा, साइको सोशल, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साइको सोशल। आप क्वेश्चन पढ़िए ना, चेंजेस इन इमोशंस, सेल्फ परसेप्शन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किसके साथ होगा, तो वो हो जाएगा आपका साइको सोशल, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, हिंदी भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना। मनोसामाजिक, द बिहेवियर्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्किल्स एंड पर्सनालिटी ट्रेट दैट आर कल्चर कंसिडर अप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक जेंडर आर रिफर्स टू एज। अब आप बताइए क्या होगा, जेंडर आइडेंटिटी या जेनेटिकली डिटरमाइंड, या जेंडर रोल्स कल्चरली डिफाइंड, या फिर ऑप्शन 3 जेंडर रोल्स जेनेटिकली डिटरमाइंड। तो देखिए या तो रोल्स होगा या तो आइडेंटिटी होगा, क्योंकि ऑप्शन में 2 ही चीज़ लिखी है ना। बट आपको ये देखना है कि आइडेंटिटी के साथ क्या होगा, डिटरमाइंड होगा या डिफाइंड होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, जेंडर रोल्स आर सोशली कंस्ट्रक्टेड नॉट जेनेटिक, है ना। जेंडर रोल क्या होता है, सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है। जेंडर, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान रहे, है ना, आर सोशली कंस्ट्रक्टेड
नॉट जेनेटिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे जेनेटिक नहीं है तो जेनेटिक काट दीजिए आप, जेनेटिक नहीं है जेनेटिक काट दीजिए। अब देखिए कितना इजी हो गया, या तो ऑप्शन बी 2 होगा या तो ऑप्शन 4 होगा। तो अब आप सब बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, है ना। तो आपको जो मैंने ये लिखा है ना, ये इसको याद रखिएगा, जेंडर्स रोल आर सोशली कंस्ट्रक्टेड नॉट जेनेटिक, ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी में भी देख सकते हैं, जेंडर पहचान आनुवंशिक रूप से निर्धारित, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि जेंडर भूमिकाएं एंड सांस्कृतिक रूप से, यानी कि आनुवंशिक रूप से नहीं होते, सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होते हैं, है ना। अब ये पढ़ेंगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, एसर्शन ए दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि इसका रीजन बताइए, ठीक है। तो जो एसर्शन ए है वो क्या कह रहा है कि इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ऑल करिकुलम एडेप्शन शुड बी डायरेक्टेड टू लोअर द एजुकेशनल स्टैंडर्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्पेशल चिल्ड्रन डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल फॉर लर्निंग इन मेन स्ट्रीम क्लासरूम। आप सभी मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ें और खुद भी कोशिश करें आंसर लगाने की, ताकि जो भी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे एग्जामिनेशन में ये मिस्टेक नहीं हो, और यहाँ पे जो मिस्टेक करे उससे आप गलतियों से सीखें कि ये गलती नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि अब आप खुद सोचिए कि जो एसेशन ए है वो क्या रीज़न बता रहा है यार, हाँ या ना, ठीक है ना। तो ये बता रहा है कि जो इसका पहला है और जो दूसरा है दोनों ही क्या है, फॉल्स है, पहला एंड दूसरा दोनों ही फॉल्स है, ठीक है। एसेशन ए का रीज़न नहीं बता रहा और दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो हिंदी में क्या है, एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अच्छा जी, तो फिर जो स्पेशल चिल्ड्रेन है उनके लिए क्या किया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। स्पेशल चिल्ड्रन डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल, अच्छा जी उसके पास कोई पोटेंशियल ही नहीं है, ये कैसी बात हो गई। इसे सब आप खुद पढ़िए ना, क्वेश्चन फॉर लर्निंग इन मेन स्ट्रीम क्लासरूम, ऐसा नहीं है। ऐसे बोले तो जो डिसेबल बच्चे हैं, जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनको तो और परेशानी हो जाएगी, तो वो तो आगे ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे, उनको तो मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। तो विशेष बच्चों के लिए मुख्यधारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं संभावना है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो आपका 4 का ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, एज पर जीन पियागेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए आया ना क्वेश्चन। तो ये जो पियागेट की थ्योरी है ना, इससे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में, मतलब जितनी बार भी एग्जाम हुआ है तो आपको पूछे जा रहे हैं, तो आपने सारे क्वेश्चन पे ध्यान देना है और इसको पढ़ के जाना है अच्छे से। तो एज पर जॉन पियागेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, प्रीवियस नॉलेज डज नॉट प्ले एनी रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. Biological factors such as maturation don't play any role in cognitive development. And the option 3, learning experience depends on children's current level of cognitive functioning. And the option 4, memorization should be prioritized over learning through experience. अब आप सोचिए क्या होगा इसका आंसर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किसकी है, पिगेट की थ्योरी है, और ये बात करती है लर्निंग डिपेंडेंस ऑन करेंट कॉग्निटिव स्टेज, ठीक है ना। तो इसकी ये रही बात, इसमें क्या कह रहा था, रेडीनेस के बारे में, स्टेजेस के बारे में बताया इसने, एक्सपीरियंस के बारे में बताया, मैचुरेशन के बारे में बताया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लर्निंग एक्सपीरियंस डिपेंडेंस ऑन चिल्ड्रन करंट लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन, करंट लेवल, ठीक है, ऑप्शन 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का कि लेव की व्यूज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज। तो व्यक्ति क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, इफेक्टिव एडेप्शन टू द इन्वायरमेंट प्रोसेस, अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस एंड इंडिविजुअल एक्टिविटी, ये यूनिफाइड प्रोसेस। खुद सोचिए आप, ये बहुत इजी क्वेश्चन, इसे आप आराम से बना सकते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा, अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, कोलैबोरेटिव होगा तभी तो है ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। तो इसका हो जाएगा 6 का 2, ठीक है, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया जिसमें हम सारे कोलैबोरेट होकर प्रोसेस करते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वाइल प्रोपोजिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थिंकिंग प्रोसेस, लेवियत्स्की कॉन्सेप्चुलाइज लैंग्वेज एज ए या एन इंडिपेंडेंट डोमेन विच इज नॉट रिलेटेड टू कॉग्निशन, cultural tool which facilitate cognition in multiple ways, form of egocentric speech used to only fulfill basic needs। देखिए only, मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पे भी आपको देखिए कि ये स्टेटमेंट बहुत ही नैरो बात कर रहा है, नॉट अ ब्रॉड, नैरो, तो आप उसको काट सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है हिंडरनेस टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़, है ना। तो आप सोचिए, आप खुद आप सोचिए कि ये हिंडरनेस करना ये भी नेगेटिव बात हो रही है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2, ऑप्शन 2, यानी कि कल्चर टूल विच फैसिलिटेट कॉग्निशन इन मल्टीपल वेज, कॉग्निशन कितने मल्टीपल वेज में, ठीक है ना, कई तरीके से। तो 7 का बी हो जाएगा आंसर। आप देख रहे हैं ना सॉल्व करने का तरीका कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज ना भी हो तो भी हम यहाँ पे अपना माइंड लगा के 1-2 क्वेश्चन को तो हम कट कर ही सकते हैं, ताकि हम कम से कम 50-50 पहुँच सके कि हाँ ऑप्शन ए मुझे आ रहा है और ऑप्शन सी आ रहा है, बाकी हाँ बी या डी कट चुका है।
तो इस तरह से आप बना सकते हैं। हाँ, जिनको भी दिक्कत हो रही है इंग्लिश में वो हिंदी में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन, तो आप बताइए कि कौन सा होगा। पहला है आई स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू फर्दर हर ओन ग्रोथ। आई स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू अचीव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक। आई स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू गेट अ गुड ग्रेड एंड अ बेटर देन अदर्स। आई स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू लर्न एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम द टीचर। अब आप बताइए इसमें से आपको कौन सा नेगेटिव थॉट लग रहा है जो आप काट सकते हो। चलिए ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि जो स्टेटमेंट 3 है कि आई स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू गेट अ गुड ग्रेड एंड बी बेटर देन अदर्स, ठीक है ना। तो ये है परफॉर्मेंस जो आपको दिखाता है गुड ओरिएंटेशन, ठीक है ना, गोल ओरिएंटेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। तो कौन है वो। एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है, ठीक है। देखिए हिंदी में कितना ईजी समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। फॉलोइंग लेव विथ इसकी आइडियाज अ टीचर शुड। अ टीचर कैसा होना चाहिए। प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचर विथ हर स्टूडेंट्स। डिस्करेज द यूज ऑफ कल्चर टूल्स। देखिए डिस्करेज, ये स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कितना नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो इसको तो हम काट सकते हैं। तो देखिए हम आगे ना 75% में, यानी हमने एक क्वेश्चन को आराम से काट दिया है ना। थर्ड क्या कह रहा है। डिसेमिनेट द नॉलेज टू बी मेमोराइज बाय द स्टूडेंट, ठीक है ना। अच्छा, ये कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा कथन से किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। अच्छा जी। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इनकरेज स्टूडेंट टू compete with each other, ठीक है। ये स्टेटमेंट थोड़ा सही लग रहा है सुनने में कि इनकरेज करना चाहिए, बट जो टीचर का क्या होना चाहिए, टीचर के बारे में मैं बोल रहा हूँ। टीचर शुड तो प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग विथ हर स्टूडेंट, है ना, रेसिप्रोकल टीचिंग। तो ये हो जाएगा 9 का ए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि डायलॉग इसके फोल्डिंग हमने आपको बताई थी ना तो इसकी कि इसके फोल्डिंग डायलॉग एंड शेयर रोल्स ये सब है, ठीक है इनकी। नेक्स्ट देखेंगे हम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू टीच न्यू कॉन्सेप्ट। तो प्रेजेंटिंग एग्जाम्पल होगा न्यू कॉन्सेप्ट, या प्रेजेंटिंग नॉन एग्जाम्पल होगा न्यू कॉन्सेप्ट, या प्रमोटिंग थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप अमंग्स कॉन्सेप्ट, या फिर ऑप्शन 4 होगा गिविंग डेफिनेशन एंड इंकरेजिंग स्टूडेंट टू रोट मेमोराइज इट। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि या तो 3, 4, 1 हो सही, या 1 and 2 हो सही, या 1 and 3 हो सही, एंड या 1, 2, 3 हो। अब आप बताइए मुझे कोई आपको ऑप्शन पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन बहुत नेगेटिव बात कर रहा है, सोचिए, तो आप उसको काट सकते हैं, तब आपका आंसर आना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे आपको मैंने कितनी बार बताया है कि आपको एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखना है, वो है रोट। कहा था ना, रोट मेमोराइजेशन, है ना, रट्टा मारना, रट्टा लगाना। तो इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है इफेक्टिव स्ट्रेटजी में। हम रोड को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, तो हम रोड को काट सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लिखा है ऑप्शन 4 में रोड, तो हम यहाँ रोड को काट देते हैं। तो देखिए ये कट गया क्योंकि इसमें ऑप्शन 4 आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए इसमें नहीं ऑप्शन, हम देखेंगे इसमें भी नहीं ऑप्शन 4, इसमें भी नहीं ऑप्शन 4। तो अब हम पढ़ेंगे कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 कैसी बात कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है या पॉजिटिव कर रहा है। तो हम देखते हैं, तो ये प्रेजेंटिंग एग्जाम्पल कह रहा है, ठीक है चलेगा, ठीक है ना। प्रेजेंटिंग नॉन एग्जाम्पल, ठीक है। मे बी प्रमोटिंग थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप एमंग्स कॉन्सेप्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ऑप्शन 3 है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कि प्रमोट करना है, तो ये तो होना ही होना है। तो देखिए आप देखिए थर्ड स्टेज में किस में है, या तो यहाँ पे है या तो यहाँ पे। तो अगर आप ब्रॉड कॉन्सेप्ट में चलेंगे कि हाँ, तो हमेशा हम बड़े को लेते हैं कि हाँ सबको लेके चले, है ना, इंक्लूसिव लेके चले, तो उसका आंसर हो जाएगा 4, है ना, इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स टीचर एंड स्टूडेंट इंटरचेंज देयर रोल। ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें टीचर और स्टूडेंट इंटरचेंज करते हैं अपने रोल को, ठीक है। तो वो रेसिप्रोकल टीचिंग है, कंडीशन लेगी, तो ये बहुत ही फैक्चुअल है। ये आपको कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है और आपने पढ़ा भी होगा, तो इसको आप ईजी तरीके से बता भी पाएंगे। तो वो रेसिप्रोकल होगा, या कंडीशन होगा, या रिसेप्टिव होगा, या एक्सपोजिटरी होगा। आप बताइए क्या होगा, सबको पता है रेसिप्रोकल, है ना। पारस्परिक अध्यापन कहते हैं इसको, रेसिप्रोकल। ये याद कर लेना आप सभी, अगर जिनको नहीं आ रहा वो भी याद कर लें कि अगर मेथड टीचर्स एंड स्टूडेंट जो इंटरचेंज देयर रोल्स करते हैं वो रेसिप्रोकल टीचिंग होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। Fiza analyzes that she has more problems in learning topic X than in learning topic Z, ठीक है, because she is interested in topic Z and is paying focused attention to it. Which of the following construct describe Fiza abilities to analyze her thinking। तो आप बताइए कि अगर फिज़ा को वैसे जो Z सीखने की तुलना में वैसे X सीखने में अधिक समस्या है, क्योंकि वह वैसे X की रुचि रखती है, यानी जिसको भी इंटरेस्ट ज़्यादा होता है उसको, इंसान को वो सब्जेक्ट ईजी लगता है ना। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो कह रहा है कि उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है जेड टॉपिक में, तो उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिज़ा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है। तो आप बताइए कौन होगा इसका आंसर। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट होगा, मेटा कॉग्निशन होगा, मेमोरी होगी, या कॉग्निशन होगा।
हाँ बिल्कुल, मेटाकॉग्निशन, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा मेटाकॉग्निशन, अधिसंज्ञान। हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोज दैट इंटेलिजेंस कैन सक्सेसफुली प्रिडिक्ट एकेडमिक सक्सेस, इंटेलिजेंसेस चेंज ओवर टाइम। ये देखिए, ये कैसी बात है, ये कैसी बात, ये तो निगेटिव बात कर रहा है, ठीक है ना। तो आप यहीं पे सोच सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोज। तो इंटेलिजेंस कैन सक्सेसफुली प्रिडिक्ट एकेडमिक सक्सेस, इंटेलिजेंस इज प्राइमरली इनहेरिटेड। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, हम इंटेलिजेंस तो इंसान मेहनत करके भी हो सकता है, पढ़ाई अच्छे से करे, कंसर्न, हाँ बिल्कुल, कंसनट्रेट होकर पढ़े, कॉन्टीन्यूस रहे और उसकी डिसिप्लिन में रहे। तो इंटेलिजेंस कैन बी मेजर एक्यूरेटली एंड प्रिडिक्टेड प्रीवियसली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। इंटेलिजेंस चेंजेस एंड डेवलप। इंटेलिजेंस क्या होता है? चेंजेस भी होता है और डेवलप भी होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 14 का। वाइल देयर एग्जिस्ट a possibility of intra-group individual differences yet most student with autism। तो इसका क्या होगा? perform superior skill of imaginative play, acquire advanced socio-emotional reciprocity, demonstrate advanced communication skill, express strict adherence to routine और step। आप बताइए क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 4, express strict adherence to routine और step, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कोई ये नहीं कह रहा है कि रिजिड रूटीन स्ट्रिक्ट अधेरेंस, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर ऑटिज्म कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, अब इसमें सेशन है उसका रीजन बताना। तो क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ फियर एंड स्ट्रेस कीप स्टूडेंट ऑन देयर टोज एंड फैसिलिटीज मीनिंगफुल लर्निंग, ठीक है। ऐसा है क्या? देखते हैं। तो इसका रीजन क्या बताया? लर्निंग इज गवर्न ओनली बाय एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ओनली बाय, देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो बोल रहा है ओनली, ये तो समझ में आ रहा है ऐसी कि ये गलत बोल रहा है, ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बोथ, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, ठीक है। क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ फियर स्ट्रेस में कीप स्टूडेंट ऑन देयर टोज, ऐसा नहीं होता है ना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास इंक्लूजन के बारे में। लोकेश हैज ट्रबल विद क्लासिफाइंग वन कॉन्सेप्ट डेली एज अ सबसेट ऑफ अनदर इंडिया, ठीक है ना। तो इसका रीजन क्या दे रहा है कि अंडरस्टैंडिंग हाउ इमोशन अफेक्ट मेमोरी एंड लर्निंग कैन लीड टू सेल्फ रेगुलेट लर्निंग, ठीक है। अब आप बताइए कि ये क्या रीजन बता रहा है? जो एक का सेशन है वो क्या रीजन बता रहा है उसको? आपको क्या लगता है? तो ये जो पहला है वो तो ठीक है, वो बता रहा है, बट जो दूसरा है वो अनरिलेटेड बात कर रहा है, इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है ना। तो ए जो है वो ट्रू क्लासिफिकेशन ऑफ डिफिकल्टी है ना, ट्रू क्लासिफिकेशन ऑफ डिफिकल्टी है, बट ये जो है वो नहीं है, ठीक है। तो बी क्या है? वो रिलेट ही नहीं कर रहा है इस बात से, तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा बी, ठीक है ना। यानी कि रीज़न गलत हो जाएगा, है ना। तो हम रीज़न गलत दे देंगे, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 4, यानी ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एप्टली डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अब आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर स्टूडेंट में नीड एडिशनल सपोर्ट और इंस्ट्रक्शन, टू गिव स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिकली assess the work of their peers, to identify the attitude patterns of the student and design a career guidance program as per their needs, to provide feedback to the teacher about their teaching method। आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको आंसर समझ में आ रहा है ऐसे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स एंड सपोर्ट नीड्स, ठीक है। आइडेंटिफाई, जैसे आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर द स्टूडेंट में नीड एडिशनल सपोर्ट और इंस्ट्रक्शन, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 18 नंबर, हिंदी वालों को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है, इसके लिए होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 18, 10 years old काकुली जो है वो कहती हैं इज स्ट्रगलिंग विद अ डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम, ठीक है ना। व्हाट कैन हर टीचर डू टू इन्हांस हर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब बताइए 10 साल की जो काकुली है उसको स्ट्रगल हो रहा है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो बताइए आप क्या, वो टीचर क्या कर सकता है? ये तो आप खुद भी सोच सकते हो, ये कैसा है, ये आप अप्लाइड है, आप खुद भी सोच सकते हो, इसका आंसर देख सकते हो, इसके लिए बहुत ही नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो गिव सीवियर पनिशमेंट सो डैट इट इज़ नॉट रिपीटेड इन फ्यूचर। बताइए अगर हम उसको सीवियर पनिशमेंट दे देंगे तो उसका क्या लाइफ होगा?
उसको तो कुछ सीख ही नहीं पाएगा, उसका डिफिकल्टी दूर नहीं होगा, देन इट इज़ वेरी रॉन्ग, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन क्या, गिव हर द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ठीक है भाई, सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, ये हमको सही लग रहा है स्टेटमेंट। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, टेल हर टू स्किप द प्रॉब्लम एंड मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अच्छी जी, अच्छा उनको प्रॉब्लम को ही स्किप करवा दो, छुड़ा दो और बोलो नेक्स्ट। ऐसा हो सकता है कि ये कैसा सॉल्यूशन है, तो ये भी गलत है। तो हमने ए को काटा, सी को काटा, यानी कि 1 को काटा, 3rd को काटा। अब आप देखिए कैसे हम आंसर मिल सकता है हमें बिना हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज लिए। तो इनकरेज हर टू कीप ट्राइंग एंड ऑफर स्केप फोल्डिंग व्हेन नीडेड। ठीक है ना। अब उन्हें उसको क्या करना है, इनकरेज करना कि नहीं आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है ना। बच्चों को होता है डिफ़िकल्टी, लेकिन वो ट्राई करते करते सीख जाता है। और अब जैसे कि स्केप फोल्डिंग के बारे में बताना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 18 का 4 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियागेट की परसीव्स। तो क्या कह रहा है, जीन पियागेट परसीव्स डैश टू बी डैश, लेविट्स्की बिलीव्स डैश टू बी डैश। तो ये बताइए क्या होगा, आपने पढ़ा होगा ना जीन पियागेट की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 19 का ऑप्शन, यानी कि जीन पियागेट परसीव ईगोसेंट्रिक स्पीच टू बी अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इम्योरिटी, ठीक है, एंड इमेच्योरिटी, एंड द लेविट्स्की बिलीव्स प्राइवेट स्पीच एंड टू बी इफेक्टिव इन सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है ना, सेल्फ रेगुलेशन। देन 19 का ऑप्शन सेकेंड, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, प्रैक्टिसिंग फॉर्म्स ऑफ लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ लर्नर्स, गिविंग ऑल लर्नर्स वेरियस वे ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, एंड द ऑप्शन 3, प्रोवाइडिंग ऑल लर्नर्स alternative for demonstrating what the learners know, and the option 4, tapping into all learners interest and offering challenges accordingly। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लेबलिंग। देखिए ये क्या बोल रहा है कि प्रैक्टिसिंग फॉर्म्स ऑफ लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ लर्नर्स। ठीक है ना, शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना, है ना। बाकी ये जो गिविंग ऑल लर्नर्स वेरियस वे, अगर अलग अलग सबको वेरियस वे देंगे तो कैसे होगा, प्रोवाइडिंग ऑल लर्नर्स अल्टरनेटिव फॉर डेमोस्ट्रेटिंग, तो नहीं, टैपिंग इनटू ऑल लर्नर्स, तो नहीं, ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 20 का 1। ठीक है, 21 का हम देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉरेंस कोहेलबर्ग थ्योरी इज करेक्ट। आपको मैंने पढ़ाया था ना कोहेलबर्ग की थ्योरी, तो आप लोग बताइए, इट टेक्स इनटू अकाउंट इफेक्ट ऑफ कल्चर एंड जेंडर ऑन मोरल रीजनिंग, इट डज नॉट स्पेसिफाई एग्जैक्ट स्टेज फॉर प्रोग्रेशन ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन, इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टडी डन थ्रू एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, एंड इट प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन टू चिल्ड्रेन। ऐसा है क्या, कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन लाता है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या बताइए इसका आंसर क्या होगा, कोहेलबर्ग की थ्योरी क्या कहती है, यूजेस मोरल डिलेमाज, ठीक है ना, या बच्चों को दुविधात्मक स्थितियों का प्रस्तुत करता है। इट प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन टू चिल्ड्रेन, डिलेमाज, है ना। तो इसका हो जाएगा 21 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि इट प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन टू चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, इच चाइल्ड फाइंड्स अपॉर्चुनिटीज टू प्ले, एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर देयर वर्ल्ड। ठीक है, चाहता है हर एक बच्चा। ठीक है, चाइल्डहुड इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्स्ट्रक्ट। ठीक है, यूनिवर्सल कॉन्स्ट्रक्ट। अब आप बताइए क्या जो असर्शन ए है वो उसका क्लासीफाई कर रहा है, तो असर्शन ए तो ठीक है, सही स्टेटमेंट बोला, बट चाइल्डहुड इज़ नॉट यूनिवर्सल, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि चाइल्डहुड क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, यूनिवर्सल नहीं है, सोशल। ऐसे छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं ना, उसको चेंज करके ना सीटेट आपसे पूछता है, बट आपका ये प्रेजेंट ऑफ माइंड देखता है कि बच्चे कितने प्रेजेंट ऑफ माइंड है। अगर वो खुद टीचर बन रहे तो वो स्टूडेंट को देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, कि उनकी कितनी IQ है, वो कितना देख पा रहे हैं, वो वर्ड्स को चेंज होते हुए देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, और वो कितना अपना माइंड को यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये हो जाएगा सोशल कंस्ट्रक्ट। तो यानी कि स्टेटमेंट ए तो सही है, बट वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन दैट प्रमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आप बताइए कौन होगा, हु वाज द लीडर ऑफ द जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड, इन विच ईयर डिड वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड, एंड विच कंट्रीज वर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड वॉर सेकंड, विच फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। अब आप बताइए, एक एग्जाम्पल है ऑफ अ क्वेश्चन दैट प्रमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, है ना, 4, यानी कि विच फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकंड, द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था।
एनालिटिकल थिंकिंग बताता है. While engaging a student, 24 नंबर क्वेश्चन, while engaging a student who were visually challenged, teacher should use. तो टीचर क्या यूज़ करेगा, आप खुद बताइए, गेस करिए. ऑप्शन देखिए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट ट्रांसमिशन डिवाइसेस आर एन ऑडिटरी सिस्टम. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सेकंड. ठीक है ना. ब्रेल इज आ टेक्टाइल सिस्टम. While engaging a student who are visually challenged, teacher should. Braille is a tactile system. ठीक है, which is a tactile system. Very good. Next question देखिए आप. You are a teacher who wants to encourage your student to think critically and creatively. ये देखिए, यहाँ अंडरलाइन कीजिए ये वर्ड. क्या थिंक कराना है? क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज मोस्ट लाइकली टू फोस्टर दिस टाइप ऑफ थिंकिंग. अब आप बताइए कौन होगा? लेक्चरिंग ऑन द टॉपिक एंड प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद डिटेल नोट्स, या असाइनिंग अ प्रोजेक्ट इन विच स्टूडेंट मस्ट मेमोराइज एंड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक मस्ट मेमोराइज. ये हाईलाइट कीजिए. प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विच ओपन एंडेड क्वेश्चन टू कम अप विद देयर ओन सोल्यूशन, एंड द ऑप्शन 4 गिविंग स्टूडेंट मल्टीपल चॉइस टेस्ट टू एसेस देयर नॉलेज. अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? ये आप बहुत ईजी है, इसको आप बना सकते हैं अपने माइंड को यूज़ करके. तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड से ही होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन. ठीक है ना, यानी कि प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद ओपन एंडेड क्वेश्चन टू कम अप विद देयर ओन सोल्यूशन, यानी कि किसी का कॉपी कर ले, है ना, ओन सोल्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर स्टूडेंट लर्निंग. तो आप बताइए क्या होगा एग्जाम्पल? rubric given to a student as a beginning of a project outlining what they need to do achieve a certain grade. ठीक है ना. a final exam that covers all the material learned throughout the term, a quiz in brainstorming at the beginning of a class to check for prior knowledge. आप बताइए कौन सा आंसर होगा? ऑब्वियसली 3. आप पढ़ के समझ में आपको आ रहा है कि आप क्विज इन ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट एट द बिगनिंग ऑफ अ क्लास टू चेक फॉर प्रायर नॉलेज. तो ये सबसे अच्छा स्टेटमेंट है. तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का 3. ठीक है. 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे. एज कम्पेयर टू बॉयज़, गर्ल्स हैव एन इनेट टेंडेंसी टू बी अफेक्टेड मोर बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स. ऐसा है क्या? आप सोचें ऐसा है क्या? लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है. आपको ऐसा लगता है? कैसा होता भी है? तो अगर देखिए, आप खुद सोचिए, अच्छे से देखिए, अगर आपको समझ में आए ये क्वेश्चन तो ये आराम से बन जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है. ठीक है. तो ये इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन 4, यानी कि ए सही है और आर गलत है. तो क्या कह रहा था? रीज़न बताता है, गर्ल्स आर जेनेटिकली मोर सेंसिटिव एंड इमोशनली वीकर देन बॉयज. ऐसा नहीं है. मेकिंग इट मोर लाइकली फॉर देम टू कन्फर्म टू सोशल एक्सपेक्टेशन. तो ये जो एसेशन है ना, आर, ये जो रीज़न है, एसेशन का जो रीज़न है वो सही नहीं बता रहा है. ठीक है ना. क्योंकि जो सीटेड का जो लॉजिक होता है वो क्या होता है? लर्निंग इम्प्रूव्स व्हेन स्टूडेंट आर सपोर्टेड नॉट पनिश्ड. ठीक है ना. तो एंड पनिशमेंट, स्किपिंग प्रॉब्लम्स और गिविंग डायरेक्शन आंसर रिड्यूस लर्निंग. ये क्या करता है? रिड्यूस करता है लर्निंग को, है ना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. तो हमारा 27 का क्या हो जाएगा आंसर? 4. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 years अमाना गेट स्कर्ड एवरी टाइम द टीचर आस्क हर टू आंसर टू और सॉल्व द मैथ प्रॉब्लम ऑन द ब्लैक बोर्ड बिकॉज शी फियर्स दैट द टीचर विल स्कोल्ड हर एंड शी वुड बी इम्प्रेस्ड. देन तो रीज़न क्या बता रहा है? व्हेन स्टूडेंट फील अनसेफ एंड एंसियस देयर लर्निंग इज एडवर्सली अफेक्टेड. हाँ, लर्निंग तो अफेक्टेड होता है. जो आ रहे है वो बात तो सही कर रहा है कि हाँ अफेक्ट होता है, बट ये इसका वजह बता रहा है क्या? जो असर्शन है उसकी रीज़न बता रही है. लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन, सपोर्ट एंड एक्सपीरियंस. तो टीचर क्यों प्रेफरेंस कर? नॉलेज इज ए कंस्ट्रक्टेड नॉट ट्रांसमिटेड. टीचर क्या फैसिलिटेटर होता है, नॉट ऑथोरिटेटिव होता है. ठीक है ना. तो ये इसका है. तो हम क्या देखेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4. करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर टीचर wants to enable a meaningful and analytical learning in her class by providing opportunities for a student to connect their prior knowledge to new concept. Which of the following teaching strategy would be most effective? आप बताइए कौन सा होगा? Providing a student with a step-by-step guide on how to complete a task related to the new material, and the lecturing on a new material and providing student with a list of the key terms to memorize, assign a student to read the textbook chapter and answer question at the end, and ask a student to share their own experiences related to the new material and then connect them to the topic. आप खुद सोचिए क्या होगा इसका आंसर? वेरी इजी. इज इट ऑप्शन 4, आस्क स्टूडेंट टू शेयर देयर ओन एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू द न्यू मटेरियल एंड देन कनेक्ट देम टू द टॉपिक.
ऑफ कोर्स। तो ये क्या है, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है टीचिंग लर्निंग अप्रोच से, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया टीचिंग लर्निंग अप्रोच से, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या होगा, मीनिंगफुल लर्निंग है, प्रायर नॉलेज है, न्यू इनपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम द टीचर ट्राइज टू इनकरेज चिल्ड्रेन टू डू बेटर बाय प्रमोटिंग, ये मैंने लगाया नहीं, हाँ लगा दिया, बाय प्रमोटिंग competitive spirit, या identifies deficit in children and correctly labels them, and the option 3 is segregates children based on the differing academic capabilities, and the option 4 modify the curriculum and pedagogical strategies to suit varied needs of children। आप बताइए इसका क्या आंसर होगा, वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी, इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, मॉडिफाई करिकुलम एंड पेडागोजी टू सूट डाइवर्स नीड। व्हाई दिस इज ऑफिशियल स्टेटेड व्यू, बिकॉज इंक्लूजन मतलब सेग्रीगेशन नहीं है, इंक्लूसिव मतलब लेबलिंग नहीं है, इंक्लूसिव मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, इक्वलिटी है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 का 4, मॉडिफाई द करिकुलम पेडागोजी स्टडी टू सूट वेरिड नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन। यानी कि आप यहाँ पे लिख लीजिए कि इंक्लूजन का मतलब क्या नहीं है, सेग्रीगेशन नहीं है, क्योंकि इंक्लूजन करना है, सेग्रीगेट नहीं करना, है ना। ओके, ये हो गया। देखिए दूसरा क्या है, इंक्लूजन का मतलब लेबलिंग नहीं करना, लेबलिंग, ठीक है। और इंक्लूजन का मतलब फिर है क्या, तो इंक्लूजन का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी और क्या, इक्विटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इक्विटी। तो ये बात को याद रखिएगा, कंपटीशन, लेबलिंग, सेग्रीगेशन, ये सब एंटी इंक्लूसिव है, एंटी इंक्लूसिव, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन करा दिया है। अगर आपको मैं अभी आपको 20 क्वेश्चन और कराऊंगी अभी जस्ट कुछ देर के बाद, क्योंकि मैं ब्रेक लेना चाह रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर बच्चे पढ़ते तो खुद भी बोर हो जाते हैं, टीचर भी पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अभी आप लोग इतना करें, आप खुद भी प्रैक्टिस करें, अच्छे से पढ़ें, और आपको कोई भी इशू है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, हम आपको हेल्प करेंगे। आप इवन ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है किस टॉपिक से है, क्योंकि मेरा यहाँ पे ये भी था कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। और आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए, आपको अच्छा लगे पढ़ाना, तो आप सभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड फॉलो करते रहिए मुझे।